चतुर्दशी को अच्छे से सभी के केसलुंचे संपन्न हुए। आचार्य श्री ने अपना केसलुंच स्वाध्याय करने के बाद आचार्य भक्ति और स्वाध्याय कराया, उसके बाद में शुरू किया। अपन ने अपना केसलुंच सुबह उठ करके ही अपने किया। अपना केसलुंच संपन्न होने के साथ ही जैसे ही जानकारी मिली कि आचार्य श्री का भी चालू है, अपन भी जाकर के बैठ गए और ही महाराज जी आकर के बैठ गए। देखने का भाव होता है, चाहते तो श्रावक भी हैं, लेकिन श्रावकों ने खूब पहले देख लिए हैं, अब हो गया। जब कभी किसी को मिल जाए तो मिल जाए, बाकी संग वगैरह मना किसी को करते नहीं है। आचार्य श्री हमेशा कभी भी मना नहीं करते, लेकिन डिस्टरबेंस बहुत करने लगते हैं लोग। एक बार आकर के बैठ जाए तो हटते ही नहीं, हटाना भी चाहे तो कई बार तो विवाद जैसी स्थिति बना देते हैं। इसलिए आचार्य श्री बहुत कंट्रोल ही रखते हैं। हाँ, बस समय पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी ठीक है। संघस्थ महाराज जी तो रहते ही हैं, त्यागी वृत्ति भी कुछ आते जाते रहते हैं। केसलुंच आचार्य श्री का संपन्न हो रहा था, अपन भी बैठे देख रहे, और भी सभी जन। आचार्य श्री का केसलुंच अच्छे से संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद जैसे प्रारंभ से ही हम लोग आचार्य श्री की निकटता में रहे और कुछ भाव रहता, हाँ आचार्य श्री बहुत अच्छा केसलुंच हो गया, ऐसा है ऐसा है। सभी महाराज जी थे, अजित सागर जी भी थे, प्रमाण सागर जी भी थे, निश्चय सागर जी भी थे, संभव सागर जी भी थे, सौम्य सागर जी भी थे, आदि आदि जो भी महाराज जी, विनम्र सागर जी रहते ही हैं। सभी महाराज, निष्काम सागर जी आते जाते रहते हैं, सभी महाराज थे, अपन भी थे, ब्रह्मचारी लोग भी थे। हाँ आचार्य श्री बहुत अच्छा केसलुंच हुआ। सभी अपने अपने तरीके से भैया वृत्ति करेंगे, आचार्य श्री हम लोग भैया वृत्ति करेंगे। हाँ करो भैया वृत्ति के लिए, ऐसा करो। आचार्य श्री थोड़े से ये एक बाल ऐसा, एक बाल ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। आचार्य श्री कुछ बोले नहीं, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ का वहाँ का कुछ निकाल दिया। अब आचार्य श्री उस समय तो कुछ बोले नहीं, हो गया सब। बाद में जब भैया वृत्ति चल रही थी तो आचार्य श्री कहने लगे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आचार्य श्री क्या समझ में नहीं आया? बोले खेतों में फसल आती है। हाँ आचार्य श्री आती है। तो बोले कटाई भी होती है। कटाई भी होती है आचार्य श्री। फिर बोले जब कटाई होती है तो कुछ उसके गिर जाते हैं दाने वगैरह, कुछ फलियां गिर जाती हैं। हाँ आचार्य श्री गिर जाती हैं। तो बोले तुम लोगों को मालूम है वो क्या करते हैं? वो लोग आते हैं कुछ उठाते हैं। हाँ आचार्य श्री किसी ने ये नाम बताया कि ये कहा जाता है, किसी ने कहा हाँ हाँ वो ऐसा होता ना, मालिक कटाई करा लेता है और उसका सब बांध बूंद करके ले जाता है, खेत खाली हो जाता है। फिर बाद में कोई कोई आते हैं ना, सब यहाँ वहाँ के बीनने के लिए, उठाने के लिए उठाते हैं वो। हाँ आचार्य श्री उठाते रहते हैं वो, लेकिन उसका एक नियम होता है। आचार्य श्री क्या नियम होता है? पड़े हुए भाग को, पड़े हुए अनाज को उठा करके कोई भी ले जा सकता है, लेकिन खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता? उठा के तो ले जा सकता है, लेकिन खेत के मालिक से पूछना पड़ता है। हालांकि मालिक मना नहीं करता है, पर फिर भी पूछना अच्छा माना जाता। पूछना पड़ता कि नहीं पूछना पड़ता? हाँ आचार्य से पूछना पड़ता है। वो तो पूछ करके ही तो खेत में आते हैं कि भैया तुम्हारी तो कटाई हो गई है, तुम्हारा तो सब माल निकल गया है, अभी पड़ा हुआ है, कुछ इसमें से उठा सकते क्या? तो मालिक भी कहता है हाँ ठीक है देख लो, ऐसा करता है। मतलब उठाने के पहले, खेत में से कुछ निकालने के पहले मालिक से पूछना पड़ता कि नहीं? समय हाँ आचार्य से पूछना पड़ता। बोले तुम लोग कैसे? हमारे केसलुंच के बाद में यदि कुछ माल पड़ा हुआ भी था तो मालिक से पूछा नहीं और तुम लोगों ने निकाल दिया। अरे मालिक से पूछना भी तो था निकालना है कि नहीं निकालना है। थोड़ा बहुत कुछ था भी टूटा फूटा तो पूछा भी नहीं और निकाल दिया तुमने। अरे भाई मालिक से पूछना पड़ता कि नहीं पूछना पड़ता? इतना हास्य और विनोद में इतना सैद्धांतिक उत्तर और इतना बढ़िया उदाहरण
कल्पना के परे बात। कौन सा विषय किस उदाहरण में कहां से सिद्ध करके अपनी बात रख दी और हंसी हंसी में सब कुछ बात कह दी। ये आचार्य श्री की बहुत बड़ी कला है। प्रसंग को देख करके अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इतना व्यवहारिक उदाहरण, जनजीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण, ऐसे उदाहरणों के माध्यम से ही आचार्य श्री स्वाध्याय में, चर्चाओं में, प्रवचनों में अपनी बात को पुष्ट करते हैं। यही एक कला, खासियत आचार्य श्री के व्यक्तित्व की है जो सभी को प्रभावित करती है। स्वाध्याय के समय भी ऐसे अनेक उदाहरण जनजीवन से जुड़े हुए आचार्य श्री देते हैं। भले सिद्धांत की बात सुनने वाले को पकड़ में आए ना आए, पर उदाहरण इतना फिट बैठता है कि व्यक्ति उस उदाहरण के माध्यम से प्रवचन का सारांश पकड़ लेता है। प्रतिदिन सुबह आचार्य श्री का जो संक्षिप्त प्रवचन होता है, जितने दिनों में नेमावर में हम लोगों ने प्रवास किया, गुरु के चरणों में रहे, सुबह का एक दिन का भी नहीं छोड़ा, क्योंकि टॉनिक मिलता है, कम समय और बात पूरी। यहाँ श्रद्धालु अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं, पूजन आचार्य श्री कराते हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। पूजन कराने को आचार्य श्री बैठते हैं ऐसा भी हम कह नहीं सकते। आचार्य श्री तो इसलिए सार्वजनिक स्थान पर बैठते हैं कि लोगों को अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं, और यदि लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ भक्ति करनी है, तो फिर कमरे में आकर के भीड़ भाड़ करने की अपेक्षा बाहर बैठ जाओ, दर्शन करने वाले दर्शन करते रहेंगे, और जिनको अपनी भक्ति पूजन के रूप में करनी है तो समय निश्चित है, इतने में ही यदि किया तो किया, अन्यथा ओम नमः सिद्धेभ्यः शुरू हो जाता है। वो समय सार्वजनिक है, श्रावक भक्ति करना चाहते हैं, पूजा का माध्यम बनाते हैं, मना करने की कोई आवश्यकता नहीं, मना करने का धर्म भी नहीं है। तो आचार्य श्री फिर उसमें रुचि लेते हैं। रुचि की तो कोई बात नहीं, आचार्य श्री का तो अपना चिंतन चलता रहता है, वो तो शांत भाव से बैठे रहते हैं। उतना समय सार्वजनिक समाज को दिया है, ठीक है, कभी कटौती कर लें तो कटौती हो भी जाती है, कभी समय है समय दे दिया जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा समय हो थोड़ा ज़्यादा समय भी दे दिया जाता है, कभी समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है तो कोई नियम भी नहीं है कि बैठेंगे ही और आप पूजा करेंगे ही। आपका कर्तव्य है, मंदिर में भगवान है, आप वहाँ पर पूजा कर लो, आते जाते समय दर्शन वंदना कर लो, अर्घ स्मरण करके चढ़ा लो, हो गया श्रावक का धर्म। लेकिन अनुकूलता है तो आचार्य समय दे भी देते हैं, समाज को इतना आवश्यक भी लगता है। फिर भी श्रावक पूजा भले करते हों और उनकी शब्दावलियां सुनने में आती भी हैं, पर उन्हीं में से नए नए अर्थ, नया नया चिंतन भी आचार्य श्री निकालते रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार जिन्हें शास्त्र प्रदान करना वो शास्त्र भेंट कर देते हैं। समय की अनुकूलता देख करके जब पाद प्रक्षालन करने की कोई भावना करे तो उसकी भी कोई बात नहीं करो। इसी के साथ में और भी कोई सूचना समाचार वो भी कमेटी रख देती है, कार्यकर्ता रख देते हैं, ब्रह्मचारी भैया रख देते हैं। और जैसे ही समय होता है आचार्य श्री अपना संबोधन प्रारंभ कर देते हैं, और नेमावर में जो भी दिन मिले उनमें प्रातः काल के जो भी संक्षिप्त संबोधन रहे वह सभी के लिए थे, और सभी तरह के संदेशों को लेकर के भी थे। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से
अपना संदेश पब्लिक को देना, समाज को देना, कार्यकर्ताओं को देना, त्यागी वृत्तियों को देना एक बहुत अच्छी विधा है। संक्षिप्त विधा है, सारगर्भित विधा है। तो प्रतिदिन के प्रवचनों का आनंद भी सुबह सुबह का लिया। एक संदर्भ विशेष प्रयोजन को लेकर के भी चल रहा था। हथकरघा की बात जिस स्तर पर आगे बढ़ रही है उसमें जेल में सजा प्राप्त कैदियों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का कोई उपाय, जब तक वो सजा काट रहे हैं उस समय भी, और उससे मुक्त होते ही जब अपने गांव, अपने परिवार के पास पहुंचेंगे तो भी आत्मनिर्भर बनकर के कुछ करें। ऐसा करने से क्या होगा? मन उनका खाली रहेगा नहीं, और मन खाली नहीं रहेगा तो फिर यहाँ वहाँ के झंझटों में वो पड़ेंगे भी नहीं। व्यक्ति को काम मिल जाए तो मन लग जाता है, और मन लग जाता है तो व्यर्थ की बातों से बचा जाता है, बचा जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा उद्देश्य, और उस उद्देश्य में उनके जीवन को शाकाहार से जोड़ने का भी है। इस प्रेरणा को पाकर के शाकाहारी भी बन जाते हैं, और परिवार का एक सदस्य यदि शाकाहारी बन गया तो दूसरे सदस्यों पर भी उसका असर पड़ने लगता है। शाकाहार को बढ़ावा देने के रूप में, आत्मनिर्भर बनाने के रूप में, स्वरोजगार स्थापित करने के रूप में, बिना पूंजी के भी आमदनी का जरिया बनाने के रूप में, आदि आदि व्यक्ति को मेहनती बनाने के रूप में ये उपाय उपक्रम चल रहे हैं, और जिसके लिए बहुत अच्छे से समर्थन भी, सहयोग भी सब तरफ से मिल रहा है। और ऐसे चिंतन बिंदु जहाँ जहाँ भी संभावनाएं बनी, जिन जिन प्रदेशों में, जिला स्तर की जेलों में और केंद्रीय स्तर के बड़े बड़े कारागृहों में भी योजना आगे बढ़ी है। वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, प्रदेश की सरकारों के द्वारा इस कार्य को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, और इसके फायदे भी बहुत दिख रहे हैं। ऐसी ही चर्चा और संयोजना के रूप में मार्गदर्शन लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी नेमावर पहुंची, और मध्याह्न में सामायिक के बाद मार्गदर्शन लेने के लिए उपस्थित हुई। बहुत अच्छा मार्गदर्शन, सारगर्भित मार्गदर्शन आचार्य का उन्हें मिला। मैं स्वयं सारी वार्ता में उपस्थित रहा। गुरुवर आचार्य ने जिन बिंदुओं को रखा उन्हें सुनकर के वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने भी अपने भाव जो प्रकट किए, इसे आगे बढ़ाने का जो आश्वासन दिया, अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भी वो सहयोग ले सकती हैं उसे लेकर के आगे बढ़ाएंगे, आदि आदि। उनके विभाग में, उनके विभाग से जुड़े हुए काम भी बहुत थे। वो सभी चर्चाएं त्यागी वृत्ति और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुई, और वहाँ नेमावर में उन्होंने उस भाव को प्रकट किया। मुझे उस समय लगा कि आचार्य श्री सभी विधाओं में दक्ष हैं। कौन व्यक्ति किस स्तर का है, उसकी योग्यता क्या है, उसे मार्गदर्शन देने से आगामी समय में क्या लाभ हो सकता है, आदि आदि ये चिंतन आचार्य के ख्याल में आते रहते हैं। कक्ष की चर्चाओं के बाद में
प्रवचन सभा के रूप में मंची कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और मंच पर स्वयं उन्होंने अपने जो भाव प्रकट किए स्मृति ईरानी ने, वाकई में विद्वतापूर्ण भाव थे, विनम्रता बहुत। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता ये लोग तो सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही भी होते हैं, पर सभी लोग ऐसे ही होते हैं ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, सजग सावधान लोग भी रहते हैं, संस्कारित लोग भी रहते हैं, पर ऐसे लोगों की कमी होती है, ये बात भी सही है। क्योंकि राजनीति राजनीति जैसी ही रहती है। पर बहुत अच्छे लोग भी काम करते हैं, बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत भी देश को होती है, अच्छे लोगों से देश का भला भी होता है और बुरे को अच्छा बनाया भी जाता है। बुरा हमेशा बुरा ही होता है ऐसा भी नहीं है, अच्छे को ही बुला करके अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए ये तो है ही, लेकिन बुरा भी यदि आता है या बुरे को भी बुला करके मार्गदर्शन दिया जाता है तो वह भी अच्छा बन जाता है और अच्छे बनाने का मार्गदर्शन सभी को दिया भी जाता है। राजनीति सभी तरह की होती है, पर उन्होंने जिस स्तर से कार्य करना शुरू किया है, वर्तमान में सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, एक बहुत अच्छी बात देश के सामने उभर करके आ रही है। राष्ट्रीयता को लेकर के, धार्मिकता को लेकर के, समाज को लेकर के, सभी के हिसाब से भारतीय संस्कृति को लेकर के भी काम हो रहा है, होना भी चाहिए। आचार्य श्री ने सभी के निवेदन और भावों के व्यक्त करने के बाद में जो मार्गदर्शन और प्रवचन दिया था वह भी बहुत अद्भुत था। ऐसे अवसर बार बार तो आते नहीं हैं, लेकिन जब कभी भी प्रसंग बनते हैं, गुरुवर आचार्य श्री अपना चिंतन बराबर प्रसंग के अनुसार रखते हैं और उसके कई फायदे भी हैं। यही कारण है कि आज वर्तमान में राजनीतिक स्तर की कोई भी पार्टियां क्यों ना हो, कोई भी पार्टियां क्यों ना हो, और उन पार्टियों के कोई भी लीडर क्यों ना हो, किसी भी तरह के नेता हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, वह सभी आचार्य श्री के बारे में इस मायने में आश्वस्त हैं कि ये गुरुदेव जो हैं, ये गुरुदेव राजनीति से परे हैं और सभी पार्टियों को और सभी पार्टियों के नेताओं को अपना मार्गदर्शन देते ही रहते हैं।